कहानी की शुरुआत होती है फिनलैंड के एक बर्फ से ढके सुनसान इलाके में। ये बात क्रिसमस से 24 दिन पहले की है, जब कॉर्वी नाम के एक पहाड़ पर सब जीरो नाम की एक अमेरिकन कंपनी चुपके से ड्रिलिंग ऑपरेशन चला रही थी। कंपनी के एक आदमी मिस्टर ग्रीन ने अपने बॉस राइली को बताया कि उन्हें जमीन के लगभग 400 मीटर नीचे लकड़ी का बुरादा मिला है। इतनी गहराई में इतनी बड़ी मात्रा में बुरादा मिलना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। ये बात सुनकर राइली बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो इस चीज की तलाश में था। उसने बताया कि पुराने जमाने में बर्फ को लंबे समय तक सही रखने के लिए लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कॉर्वी कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कुदरती फ्रीजर है। इसके नीचे जरूर सदियों से कुछ न कुछ छुपा हुआ है। और राइली को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि उसके अंदर क्या है। वहीं थोड़ी दूर दो लोकल लड़के पीटर और जूसो कुछ क्रेट्स के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। जूसो को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी, इसीलिए वो राइली की हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ ही देर बाद राइली ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि उसका बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है। उसके मुताबिक कॉर्वी पहाड़ एक कब्र है, जिसे हजारों साल पहले यहाँ के लोगों ने बनाया था, और उसके अंदर असली सांता क्लॉज कैद है। वो मुस्कुराता हुआ तोहफे बांटने वाला बुढ़ा नहीं, बल्कि असली सांता। अब राइली ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि क्रिसमस से पहले उनके पास सिर्फ 24 दिन है। हर हाल में उन्हें ये पहाड़ खोदना है। जरूरत पड़ने पर तुम बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुनकर पीटर और जूसो घबरा गए। दोनों तुरंत एक कटी हुई फेंस के हिस्से से बाहर निकल गए, जो उन्होंने पहले से बना रखी थी। घर लौटते वक्त पीटर काफी डरा हुआ था, लेकिन जूसो हंसने लगा। उसका कहना था कि सांता जैसी कोई चीज नहीं होती। जो सांता हर साल बच्चों से मिलने आता है, वो बस गांव का ही एक आदमी है जो कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन पीटर को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उस रात उसने सांता से जुड़ी पुरानी किताबें निकाली और उन्हें पढ़ना शुरू किया। तब उसके सामने सांता की एक बहुत ही डरावनी कहानी आई। उस कहानी में सांता के सर पर सींग थे और वो बर्फ में नंगे पैर चलता था, हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर। ये सांता शरारती बच्चों को तोहफे नहीं, सजा देता था। उस दिन के बाद से पीटर के लिए क्रिसमस किसी जादू या खुशी का त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक दिन बन गया। फिर लगभग 3 हफ्ते बीत गए और आखिरकार क्रिसमस की रात आ गई। सुबह सुबह पीटर के पिता राउनो ने अपने घर के पास भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे के अंदर लकड़ी के नुकीले खंबे लगाए गए थे। फिर उसने उसे लकड़ियों और बर्फ से ढक दिया और ऊपर चारे के लिए सुअर का कटा हुआ सर लटका दिया। इसके बाद राउनो ने पीटर को उठाने के लिए उसकी खिड़की पर बर्फ के गोले मारे, लेकिन पीटर बेचारा वैसे ही पूरी रात से सो नहीं पाया था। उसका कमरा सांता से जुड़ी किताबों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो एकदम सन्न रह गया। उसकी खिड़की के पास छत पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। तभी घबराया हुआ पीटर कसाई खाने में अपने पिता के पास गया। वहाँ हर तरफ मांस पड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने घबराते हुए राउनो से पूछा कि क्या वो सुबह छत पर गए थे, जिस पर उसके पिता ने ना में जवाब दिया। उसने पीटर से कहा कि वो फालतू की बातें सोचना बंद करे, क्योंकि अब रेनडियर इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर बाद राउनो और पीटर बाकी के रेनडियर चराने वालों से मिले। उनमें जूसो, उसके पिता एमो और पाइपर भी शामिल थे। निकलने से पहले राउनो ने पीटर को एक लोडेड बंदूक दे दी। उसका कहना था कि पहाड़ पर हो रहे धमाकों की वजह से हो सकता है भेड़िए इस तरफ आ जाएं। फिर रास्ते में पीटर ने जूसो को बताया कि पिछली रात सांता उसकी खिड़की के बाहर आया था, लेकिन जूसो ने उसकी बात को एक डरावनी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग रेनडियर के झुंड का इंतजार करने लगे। उनके लिए वो रेनडियर उनकी रोजी रोटी थे। वही उन्हें पैसे दिलाते थे और उन्हीं के सहारे वो पूरी सर्दी गुजारते थे। लेकिन इस बार पूरे झुंड की जगह सिर्फ 2 छोटे रेनडियर नजर आए। ये देखते ही वो सभी तुरंत अपनी स्नो मोबिल्स लेकर उनकी तलाश में निकल पड़े। मगर कोर्वी पहाड़ के पास लगी फेंस के पास पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पूरा रेनडियर का झुंड बर्फ पर मरा पड़ा था। एक ही रात में उनका सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। उनका लगभग 85,000 यूरो का नुकसान हुआ था। इतना कि कई परिवार तो बर्बादी के किनारे पर आ गए थे। शुरू में सबको लगा कि ये काम भेड़ियों का था, लेकिन तभी उनकी नजर फेंस के उस सुराग पर पड़ी, जो असल में पहले
पीटर और जूसो ने बनाया था। ये देखते ही जूसो ने धीरे से पीटर को चुप रहने का इशारा किया। वो जानता था कि अगर सबको पता चल गया कि वो दोनों बच्चे पहाड़ तक गए थे तो उनकी खैर नहीं। अब राउनो और बाकी लोग सोचने लगे कि शायद ये उन्हीं अमेरिकन वर्कर्स ने किया होगा, या फिर हो सकता है कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और फिर उन्होंने जानबूझकर बदला लिया है। लेकिन तभी पीटर की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बाकी लोगों ने देखा ही नहीं। एक मरे हुए रेनडियर के नीचे उसे बर्फ में नंगे पैरों के निशान मिले, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। अब पीटर को पूरा यकीन हो गया कि ये जो कुछ है कॉर्वी पहाड़ के नीचे से आया है, वो कोई भेड़िया नहीं था। गुस्से से भरे राउनो ने फैसला किया कि वो सीधा ड्रिलिंग साइट पर जाकर जवाब मांगेगा। फिर वो और बाकी हर्डर्स बंदूक लेकर जबरदस्ती गेट के अंदर घुस गए और स्नो मोबिल्स पर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा कैंप सुनसान पड़ा था, ऑफिस खाली था, सारा सामान वहीं छोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे राइली और उसकी टीम बहुत जल्दी में वहां से भाग गई हो। फिर ऑफिस के अंदर पीटर की नजर एक डायग्राम पर पड़ी। उस डायग्राम में पहाड़ के अंदर बनी एक बड़ी कब्र का नक्शा बना हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि वो लोग माइनिंग या रिसर्च नहीं कर रहे, उन्होंने तो उस कब्र को खोल दिया था। बाहर निकलते ही सब लोग कॉर्वी पहाड़ में हुए उस बड़े गड्ढे के पास जाकर खड़े हो गए। राउनो ने उसकी गहराई देखने के लिए एक फ्लेयर उस अंधेरे गड्ढे में फेंका, लेकिन वो गड्ढा इतना गहरा था कि उस फ्लेयर की रोशनी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाई। इतना तो साफ था कि उस पहाड़ के नीचे जो कुछ भी कैद था वो बहुत बड़ा है और अब वो वहां पर था भी नहीं। पहाड़ से लौटने के बाद राउनो ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है और क्रिसमस अब भी पहले की तरह मनाया जा सकता है। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रेनडियर खत्म हो चुके थे, पैसे भी नहीं थे और कॉर्वी के अंदर से कोई अजीब चीज आजाद हो चुकी है। उधर पीटर अपने कमरे में जाकर खिड़कियां वगैरह ढंग से बंद कर रहा था। इसके बाद उसने अपनी हिफाजत के लिए हॉकी के प्रोटेक्टिव पैड्स पहन लिए। जूसो को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं था तो पीटर ने उसे पुरानी किताबों वाली वो तस्वीर दिखाई। उन तस्वीरों में सैंटा एक सींग वाला जंगली आदमी था जो नंगे पैर बर्फ में चलता था। पीटर ने जूसो को वो डायग्राम भी दिखाया जो उसने ड्रिलिंग ऑफिस से चुराया था। अब सारी बातें धीरे धीरे खुलने लगी। पुराने जमाने में शायद उनके इलाके के लोग उस दरिंदे से डरते होंगे क्योंकि वो शरारती बच्चों को उठाकर ले जाता था। इसीलिए एक दिन उन्होंने चाल चली, वो उस दरिंदे को एक बर्फीली झील तक ले गए। जैसे ही वो बर्फ के बीच पहुंचा होगा बर्फ टूट गई होगी और जरूर वो पानी में डूब गया होगा और फिर झील ऊपर से दोबारा जम गई। इसके बाद गांव वालों ने उस दरिंदे के साथ जमी हुई बड़ी बर्फ की चट्टान को बाहर निकाला और फिर ऊपर पहाड़ के अंदर हमेशा के लिए दफना दिया। वही पत्थरों का ढेर आगे चलकर कॉर्वी नाम का पहाड़ बन गया। जूसो को फिर भी उस पुरानी कहानी के ऊपर खास यकीन नहीं था, लेकिन पीटर को पूरा यकीन था कि ये सब कुछ सच है। उसने कहा कि हमें बड़े लोगों को बता देना चाहिए कि फेंस में सुराख हम दोनों ने किया था, क्योंकि हो सकता है हमारी उस गलती की वजह से ही सब बिगड़ा हो। लेकिन जूसो ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर उनके माँ बाप को सच पता चल गया तो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। उधर नीचे राउनो ने क्रिसमस के लिए जिंजर ब्रेड और दूध का खाना तैयार किया, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। खाते वक्त पीटर ने धीरे से कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी मम्मा बनाती थी। ये सुनते ही राउनो ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई भी उसकी आंखों के आंसू देख न सके। कुछ देर बाद पीटर ने अचानक पूछा कि क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ? फिर उसने अपने पिता से सवाल किया कि अगर मैं अचानक कहीं गायब हो जाऊं तो क्या सबको बुरा लगेगा? राउनो के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस पीटर को सोने के लिए भेज दिया। उस रात पीटर खिड़की के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ में चाबियों का गुच्छा कसकर पकड़ा हुआ था ताकि अगर उसे नींद आ भी जाए तो चाबियां गिरकर उसे जगा दें। लेकिन आखिरकार थकान जीत गई, चाबियां उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और पीटर की आंख लग गई। उधर कॉर्वी पर ड्रिलिंग साइट का माहौल एक बुरे सपने में बदल चुका था। ब्रायन नाम के एक वर्कर ने रेडियो पर राइली से संपर्क किया और घबराते हुए कहा कि ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। उसका कहना था कि पहाड़ से जो चीज निकली थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा राइली सोच रहा था। वो चीज जिंदा है और सारे वर्कर बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन राइली उस वक्त साइट से दूर था। उसने ब्रायन की एक भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उसका बस एक ही हुक्म था, हर हाल में उस चीज को मुझ तक पहुंचाना है तुम लोगों को।
अगले ही पल पूरे कैंप में लोगों की चीखें गूंजने लगी। तभी ब्रायन ने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते देखा। उसके नंगे पैर बर्फ पर साफ नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह क्रिसमस का दिन था, लेकिन राउनो के घर में अब भी खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। खाना जल चुका था, आग भी ढंग से नहीं जली थी। जैसे ही राउनो ने आग जलाने की कोशिश की, अचानक से कुछ फट गया। आवाज सुनते ही पीटर हथियार लेकर दौड़ता हुआ नीचे आया। दरअसल उस चिमनी के अंदर पीटर का बनाया हुआ एक छोटा सा ट्रैप था। राउनो ने कहा कि क्या हरकत है ये, लेकिन पीटर ने गंभीर होकर कहा कि मैंने ये ट्रैप हमारी हिफाजत के लिए लगाया है, ताकि कोई चिमनी से घर के अंदर ना घुस पाए। खैर कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि वुल्फ ट्रैप के ऊपर लटकाया हुआ सुअर का सर गायब था। ये देखते ही पीटर जोर से चिल्लाया और राउनो को बुलाया। जैसे ही दोनों ट्रैप के पास पहुंचे तो पहले राउनो को उसके अंदर कुछ सफेद पंख नजर आए, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक इंसान का हाथ दिखा। ये देखते ही उसने तुरंत पीटर को वहां से दूर खींच लिया। उसने झूठ कह दिया कि इसके अंदर बस एक बड़ा पक्षी है, लेकिन पीटर समझ गया था कि उसके पिता उससे सच छुपा रहे हैं। तभी अचानक पाइपर सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर पीटर को मैरी क्रिसमस कहने के लिए आ गया, लेकिन राउनो ने उसे वहीं रोक लिया और मदद मांगी। दूर खड़ा पीटर देख रहा था कि दोनों मिलकर एक बड़े बोरे में बंद किसी चीज को घसीटकर कसाई खाने की तरफ ले जा रहे थे। अंदर जाकर उन्होंने उस बोरे को खोला तो एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। वो बहुत दुबला पतला था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी जैकेट की जेब से एक अमेरिकन पासपोर्ट मिला। उस पासपोर्ट पर उसका नाम ब्रायन ग्रीन लिखा था। ये देखते ही राउनो और पाइपर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये पहाड़ पे ड्रिलिंग करने वाले अमेरिकन में से एक है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि राउनो का लगाया हुआ वो ट्रैप गैर कानूनी था। उसने उसकी परमिशन नहीं ली थी। अगर किसी को पता चल गया कि एक अमेरिकन की उस ट्रैप में फंसकर जान चली गई तो राउनो की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को लेकर दोनों सोचने लगे कि इस पूरी घटना को कैसे छुपाया जाए। उधर पीटर चुपके से दोबारा उस ट्रैप के पास गया। वहाँ उसे आलू रखने वाला एक बोरा मिला, लेकिन उसमें आलू नहीं थे, बल्कि लकड़ी से बनी हुई एक बहुत ही डरावनी सी गुड़िया रखी हुई थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो चुपके से कसाई खाने के पास लौट आया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर राउनो और पाइपर अभी भी उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए कि तभी अचानक उस बूढ़े की उंगली हिलने लगी। अगले ही पल उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। फिर वो किसी जंगली जानवर की तरह हवा को सूंघने लगा और धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाकर सीधा खिड़की से बाहर खड़े पीटर की तरफ देखने लगा। ये देखते ही पीटर डर के मारे वहां से भाग निकला। राउनो भी उसके पीछे दौड़ा। उसे डर था कि कहीं पीटर किसी को सब कुछ बता ना दे। इधर दौड़ते दौड़ते पीटर सड़क तक पहुंच गया। तभी वहां से शेरिफ की गाड़ी गुजर रही थी। वो तुरंत उस गाड़ी में बैठ गया। राउनो भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। फिर शेरिफ उन दोनों को लेकर सीधा एमो के घर गया। वहां पता चला कि रात में किसी ने उनके बाड़े में घुसकर चोरी कर ली थी। हैरानी की बात ये थी कि चोर सारे आलू रखने वाले बोरे उठा ले गए थे, लेकिन आलू वहीं छोड़ गए। तब शेरिफ ने बताया कि सिर्फ एमो का ही नहीं, लगभग हर घर का यही हाल है। चोर घरों से हर वो चीज चुरा कर ले गए जो गर्मी पैदा कर सकती है, जैसे स्टोव, हीटर, यहाँ तक कि हेयर ड्रायर भी। और अंदर घुसने के लिए उन्होंने कई जगहों पे तो दीवारें तक तोड़ डाली। एमो का मानना था कि इस सब के पीछे वही ड्रिलिंग कंपनी वाले अमेरिकन हैं। उसने गुस्से में कहा कि वो लोग जरूर कोई अजीब मशीन बना रहे होंगे, लेकिन राउनो वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि सवाल शुरू होने से पहले वो पीटर को लेकर वहाँ से निकल जाए। उधर पीटर के दिमाग में अलग ही बात चल रही थी। अब उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसे यकीन था कि पहाड़ से निकली कोई चीज गर्मी पैदा करने वाली हर चीज इकट्ठा कर रही है, और कोई दूसरा है जो गांव के बच्चों को उठाना चाहता है। राउनो के निकलने से पहले ही पीटर बड़े लोगों की बात को नजरअंदाज करके सीधा जूसो के कमरे की तरफ दौड़ गया। उसे लगा कि जूसो कंबल ओढ़कर सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया उसके होश उड़ गए। बेड पर जूसो नहीं था, बल्कि उसकी जगह वही डरावनी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पीटर को वुल्फ ट्रैप के पास मिली थी। ये देखते ही पीटर भागकर शेरिफ के पास गया और सब कुछ बता दिया, लेकिन शेरिफ ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसका कहना था कि जूसो बस मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उनके इस छोटे से मोहल्ले में कोई किसी को कुछ नहीं कहता। फिर शेरिफ के जाते ही राउनो ने एमो से मदद मांगी। उसने बताया कि मेरे कसाई खाने में बंद एक अजीब सा बुढ़ा आदमी शायद ड्रिलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि एमो इंग्लिश बोल सकता है इसलिए शायद वो उससे कुछ पूछ पाए। उधर पाइपर उस बुढ़े पर नजर रखे हुए था। उस वक्त वो आराम से जिन
जिंजर ब्रेड कुकी खा रहा था। जैसे ही उस बुढ़े को कुकी की खुशबू महसूस हुई, वो किसी जंगली जानवर की तरह हवा को सूंघने लगा। पाइपर को लगा कि शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा। जैसे ही वो उसके पास झुक कर गया तो बूढ़ा अचानक उस पर झपट पड़ा। कुछ देर बाद जब राउनो, एमो और पीटर वापस लौटे तो पाइपर बुरी तरह डरा हुआ था। उसे चोट भी लगी थी। उसने घबराते हुए कहा कि वो आदमी किसी इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। ये सुनकर एमो ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और कसाई खाने के अंदर घुस गया। अंदर वो बूढ़ा नंगा होकर एक कोने में दुबका बैठा था, एकदम चुप होकर बस घूरे जा रहा था। एमो ने उससे इंग्लिश में कई सवाल पूछे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। फिर राउनो ने झाड़ू की डंडी से उसे छेड़ कर देखा, तब भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब सबको लगा कि वो जानबूझकर कमजोर और बेकसूर बनने का नाटक कर रहा है। इसी बीच उनके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि इस बूढ़े को बंधक बनाकर ड्रिलिंग कंपनी से रेनडियर के नुकसान की भरपाई के पैसे वसूल किए जा सकते हैं। उधर बड़े लोग जब अपना प्लान बना रहे थे, तब पीटर ने गांव के हर एक घर में फोन करना शुरू कर दिया और हर जगह से उसे एक ही खबर मिली, गांव का एक भी बच्चा अपने घर पर नहीं था। ये सुनते ही वो भागकर राउनो के पास गया और सारी बात बता दी। इसी के साथ उसने दूसरा सच भी कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि कॉर्वी पहाड़ पर जो फेंस लगा रखी थी उसे मैंने और जूसो ने ही काटा था। इतना कहते ही वो एक छोटी सी लकड़ी की डाली लेकर आया और अपने पिता से कहा कि आप मुझे सजा देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर उसने बताया कि सैंटा शरारती बच्चों को उठाकर ले गया था और ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब पहाड़ को खोदा गया। तब पाइपर ने सबको दोबारा से मीट शेड के अंदर बुलाया। अंदर जाकर सबने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने झाड़ू की लकड़ी को ही चबा डाला था। जैसे ही पीटर अंदर आया, उस बूढ़े का बर्ताव एकदम बदल गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और बिना पलक झपकाए सीधा पीटर को घूरने लगा। तब पीटर ने वो बात कह दी जिसे कोई मानना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि ये बूढ़ा गांव के बच्चों को पहले से जानता है, काफी समय से गांव पर नजर रखे हुए है ये, और सब बच्चों को ले जाने के बाद अब वो पीटर को लेने आया है। पहले तो सब बड़े लोग उसकी बात सुनकर हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा पीटर को बिल्कुल शिकार की तरह घूर रहा है और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने भी लगा, तो उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई। तभी एमो ने बिना देर किए उस पर गोली चला दी। इसके बाद सबने मिलकर उस दरिंदे को काबू किया और मजबूत जंजीरों से बांध दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग उसके पास बैठकर क्रिसमस कुकीज खाने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी उस बूढ़े की जैकेट में रखा रेडियो अचानक से चलने लगा। रेडियो के दूसरी तरफ रायली था। उसे अभी भी लग रहा था कि उसके कोवर्कर्स जिंदा थे और ले जाने के लिए कार्गो एकदम तैयार। उसने बताया कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा है और सैंटा को पिकअप के लिए तैयार रखा जाए। ये सुनते ही राउनो के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने सोचा कि अगर रायली को ये दरिंदा सच में चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके रेनडियर का लगभग 85,000 यूरो का नुकसान हुआ था और राउनो हर हाल में वो पैसे वापस लेना चाहता था। इसके बाद उन्होंने उस बूढ़े को पाइपर का सैंटा क्लॉज वाला कॉस्ट्यूम पहना दिया, उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद किया और गाड़ी में बैठकर कॉर्वी की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते में बूढ़ा बिना पलक झपकाए सिर्फ पीटर को ही देखता रहा। फिर कुछ देर बाद जब वो कॉर्वी पहाड़ पर पहुंच गए तो राउनो ने पीटर को ट्रक के अंदर ही रुकने को कहा। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से रायली बाहर आया। राउनो और उसके साथियों ने सीधा 85,000 यूरो की मांग की। इस पर रायली ने कहा कि पहले मुझे सैंटा दिखाओ। जैसे ही पिंजरा उसके सामने लाया गया तो वो उस दरिंदे की आंखों में कुछ पल तक घूरता ही रह गया, जैसे उन आंखों ने उसे अपने बस में कर लिया हो। फिर उसने धीरे से नजर हटाई और एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा कि पिंजरे में बंद ये आदमी सैंटा क्लॉज नहीं है, बल्कि उसके हेल्पर एल्फ्स में से एक है। इधर राउनो ने रायली से अपने पैसे मांगे, लेकिन रायली ने पैसे देने की बजाय सबको अपने हथियार नीचे रखकर चुप रहने और मुस्कुराने को कहा। उसका कहना था कि असली खतरा अभी भी बाहर मंडरा रहा है। इतने में अचानक पूरे पहाड़ की लाइट्स बंद हो गई। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का पायलट जोर से चीख उठा। अंधेरा छाते ही सबको एहसास हो गया कि वो सीधा खतरे की तरफ चले आए थे। तभी रायली ने कहा कि असली सैंटा हम में से सबसे बुरे इंसान को चुनेगा। ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। राउनो, एमो और पाइपर तुरंत अपनी बंदूकें तानकर एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। अंधेरे में उन्होंने देखा कि बर्फ पर दर्जनों बूढ़े और पीले चेहरे वाले एल्फ चुपचाप उन्हें घूर रहे थे। ये कोई खुश मिजाज सैंटा के हेल्पर नहीं थे,
बल्कि सदियों पुराने खौफनाक जीव थे जो अपने मालिक की हिफाजत कर रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक एल्फ ने रायली की तरफ हमला कर दिया। ये देखते ही सबने फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच राउनो की नजर एक और डरावनी बात पर पड़ी। उसने देखा कि उसका बेटा पीटर गायब हो गया था। अब राउनो बिना वक्त गवाए दौड़कर उस बड़े गोदाम की तरफ भागा। उसे यकीन था कि पीटर जरूर अंदर चला गया होगा। एमो और पाइपर भी उसके पीछे पहुंच गए और उन्होंने तुरंत गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए ताकि एल्व्स अंदर ना घुस पाएं। मगर अंदर का मंजर देखकर तीनों के होश उड़ गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा जीव एक बड़े से बर्फ के टुकड़े के अंदर कैद था। वो कोई प्यारा सा बूढ़ा सैंटा नहीं था, एक बहुत बड़े बड़े सींगों वाला डरावना प्राणी था। उसके आसपास गांव से चुराए गए हीटर, स्टोव और दूसरे गर्म करने वाले सामान लगाए गए थे। ये काम उसके एल्फ्स ने किया था जो बर्फ को पिघलाकर अपने मालिक को आजाद करना चाहते हैं। तभी उन्हें आलू के बोरों के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। एमो तुरंत बोरों को फाड़कर जूसों को ढूंढने लगा। तब सबको समझ आ गया कि एल्व्स ने गांव के सारे बच्चों को सैंटा के पास इसलिए इकट्ठा किया था ताकि वो उन्हें सजा दे सके। पाइपर ने तुरंत सारे हीटर बंद करने शुरू कर दिए, जबकि राउनो दरवाजे को जोर लगाकर पकड़े रहा क्योंकि बाहर से एल्व्स लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी और बड़े गोदाम में अफरा तफरी मच गई। लेकिन पीटर बिना घबराए सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत हवा में गोली चलाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद पीटर ने कहा कि अब एक साथ दो काम करने होंगे। सबसे पहले बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा और उसके बाद सैंटा को पूरी तरह आजाद होने से पहले ही खत्म करना होगा। उसका कहना था कि जब तक बच्चे यहाँ रहेंगे एल्व्स कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये राक्षस सैंटा जिंदा रहेगा बच्चे कभी महफूज हो ही नहीं सकते। उनमें से हेलीकॉप्टर उड़ाना सिर्फ पाइपर को ही आता था, इसीलिए वो जिंजर ब्रेड कुकीज के कई सारे पैकेट लेकर बाहर निकला। जैसे ही एल्व्स को उन कुकीज की खुशबू आई वो भूखे जानवरों की तरह उनकी तरफ टूट पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर पाइपर हेलीकॉप्टर में पहुंच गया और उसे स्टार्ट कर दिया। उधर राउनो और एमो ने सारे बच्चों को एक बड़े कार्गो नेट में बैठाया। हेलीकॉप्टर ने उस नेट को छत के सुराख से ऊपर खींच लिया। फिर पीटर भी उसी नेट में चढ़ गया क्योंकि उसका प्लान तभी काम करेगा जब एल्व्स बच्चों का पीछा करेंगे। फिर जैसे ही एल्व्स ने बच्चों को दूर जाते देखा वो तुरंत गोदाम छोड़कर हेलीकॉप्टर के पीछे जंगल की तरफ भाग पड़े। अब उनका मिशन दो हिस्सों में बंट चुका था। आसमान में पीटर रेडियो के जरिए पाइपर को रास्ता बता रहा था और साथ ही बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए एल्व्स को दूर ले जा रहा था। उसी वक्त गोदाम के अंदर राउनो और एमो ने बर्फ में सुराख करके उसके अंदर डायनामाइट लगा दिए। फिर बाहर निकलने से पहले उन्होंने चेन सॉ की मदद से सैंटा के दोनों बड़े सींग भी काट दिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। उधर पाइपर सीधा रेनडियर एनक्लोजर की तरफ बढ़ गया। पीटर का प्लान बिल्कुल साफ था। वो एल्व्स को भी एक जंगली झुंड की तरह फंसाना चाहता था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। रेनडियर एनक्लोजर का गेट अभी भी बंद था और एल्व्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। फिर पाइपर ने रेडियो पर चीख कर उसे चेतावनी दी कि अब वक्त बहुत कम बचा है। फिर भी पीटर समझ गया कि गेट जमीन पर उतरकर ही खोलना पड़ेगा, इसीलिए वो कार्गो नेट से नीचे कूद गया। उसने भागकर भारी गेट खोला और तुरंत इलेक्ट्रिक फेंस चालू कर दी ताकि एल्व्स के भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए। इसके बाद वो वहीं खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। रेडियो पर उसने पाइपर से बस इतना कहा कि अगर मैं बच नहीं पाया तो मेरे पापा से कह देना कि उनका बेटा एक हीरो की तरह लड़ा। उधर राउनो और एमो अपना ट्रक लेकर बड़े गोदाम से काफी दूर निकल चुके थे। जैसे ही वो एक सुरक्षित फासले पर पहुंचे राउनो ने डेटोनेटर दबा दिया। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा गोदाम उड़ गया और सैंटा का बर्फ में जमा हुआ वो बड़ा शरीर पूरी तरह आजाद होने से पहले ही हमेशा के लिए तबाह हो गया। इधर रेनडियर पेन के पास पीटर ने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि एल्व्स उसके बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने उस पर हमला ही नहीं किया। वो सब एकदम से रुक गए और उलझन में इधर उधर देखने लगे। उनका असली मालिक मर चुका था और बिना उसके उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है।
तब पीटर को यकीन हो गया कि उनका प्लान आखिरकार कामयाब हो चुका है। बच्चे अब सुरक्षित थे, सैंटा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और सभी एल्व्स को भी पकड़ लिया था उन्होंने। इधर हेलीकॉप्टर से ये सब देखते हुए पाइपर खुशी से हंस पड़ा। उसने रेडियो पर कहा कि हमने उस शैतानी मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद पीटर ने उससे कहा कि बच्चों को तुरंत घर ले जाओ ताकि सुबह होने से पहले सभी अपने अपने बिस्तर में वापस पहुंच जाएं। अगली सुबह राउनो, एमो, पाइपर और जूसो वापस पेन के पास आए। वहां उन्होंने देखा कि पीटर गर्व से सभी पकड़े हुए एल्व्स के बीच में खड़ा था। उसने उन सबको गिन भी लिया था। कुल मिलाकर 198 एल्फ पकड़े गए थे। अब उन्होंने इन एल्फ्स को नहला धुलाकर एकदम चिकना सैंटा बना दिया। उन्हें बच्चों को प्यार करने, उन्हें खिलौने देने की ट्रेनिंग भी दी और फिर पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया असली सैंटा के तौर पर। इस अजीबोगरीब एंडिंग के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।